हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है इस पार्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब एक पॉइंट P है ग्राउंड पर, और the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 डिग्री। एक पॉइंट से एक 10 मीटर बिल्डिंग है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और पॉइंट से क्या हो रहा है, क्या गिवन है, हमें 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग में फ्लैग होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, होस्ट किया गया है। and angle of elevation of the top of the flag staff from point P। अब उस point P से फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, वो कितना है, 45 डिग्री। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। अब हमें फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P। सपोज ये बिल्डिंग है, वो पॉइंट P है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, और फ्लैग स्टाफ का डिस्टेंस कितना, हाइट कितना है, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एंड यू मे टेक √3 इक्वल टू 1.732। आप ये ले सकते हैं √3 की वैल्यू 1.732। हिंदी में भी देख लेते हैं ऐसे। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड का लंबाई बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ आप √3 इक्वल टू 1.732 ले सकते हैं। यहाँ पे भी वही बोला है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो क्वेश्चंस है वो आपको साइड में दिख जाएंगे, आप यहाँ से भी क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमने बना लिया 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यहाँ पे आप एम भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये पॉइंट हमने P ले लिया, यहाँ पर पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसी टॉप, बिल्डिंग के टॉप में एक फ्लैग होस्टेड है। इस फ्लैग का जो टॉप है वो इस पॉइंट से कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, कुछ एंगल बना रहा है, वो एंगल बन रहा है ये, वो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, इनके नाम नेम दे देते हैं हम। P पॉइंट इसको दे दिया, इधर ABC दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फिगर बन जाएगा। और भी जो डिस्टेंस अपन कंसीडर कर लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं x। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, लैड कर लेंगे। लैड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज h। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड A एंड B एंड C। P एंड A हमारा क्या होगा, पॉइंट P और उस बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, और BC हमारा क्या होगा, फ्लैग स्टाफ का हाइट। ये दोनों क्वेश्चन में अब पूछा है, फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। जो गिवन है सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। ए भी हमें गिवन है 10 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है ना। 2 एंगल्स हमें गिवन है, थीटा और थीटा। तो यहाँ पे हम θ1 ले लेते हैं, θ1 30 डिग्री और θ2 ले लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, ये 2 चीज हमें, 3 चीजें हमें गिवन है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले जो नीचे वाला ट्रायंगल उसे कंसीडर करते हैं, PAB, या तो PAB APB इन ट्रायंगल APB इन ट्रायंगल APB। यहाँ पे हम लगाते हैं 10
थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हम थीटा लगाते हैं, थीटा 1 ले लेते हैं क्योंकि हम पहला वाला एंगल यहाँ पे लेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और आधार सॉरी लंब, लंब अपॉन आधार, ये हमें पता है। इस ट्राइंगल में अपन फाइंड कर लेते हैं कि लंब कहाँ पर है। तो एंगल ये बन रहे हैं, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, लंब होगी, मतलब ए बी हमारी क्या होगी, ए बी, हाँ ए बी हमारी होगी लंब, बेस हमारा ए पी हो जाएगा, ए पी हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा वन का वैल्यू हमने कितना लिया, 30 लिया, तो यहाँ पे हम रख लेंगे टेन 30, ठीक है। अब उसके बाद ए बी हमारे पास 10 है, क्वेश्चन में गिवन है ए बी 10 एंड ए पी हमें फाइंड करना है। ए पी को हमने लेट किया हुआ है x और टेन 30 की वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो यहां से अपन निकाल लेंगे, यहां से अपन निकाल लेंगे x का वैल्यू, x इक्वल्स टू 10√3। अब √3 का वैल्यू क्वेश्चन में ही बोला है कि आप √3 के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, 1.732। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, √3 की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो 10 इंटू 1.732 ये हमने पुट कर लिया। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 17.32 मीटर, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बिल्डिंग, पॉइंट और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब हमें फ्लैग स्टाफ का डिस्टेंस फाइंड करना है, फ्लैग स्टाफ जो लगा हुआ है इसका कितना हाइट है हमें ये फाइंड करना है। तो अब हम दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल हमारा रहेगा ए पी सी। अब हम ट्राइंगल को चेंज कर देंगे, इन ट्राइंगल ए पी सी। चलिए देखें एपीसी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मिल रहा है हमें। एपीसी में हम फिर से हम टेन थीटा 2 लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि हमें दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करना है, हमें 45 लेना है यहाँ पे। ये देखिए इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल बन रहा है, 45 एंगल बन रहा है, राइट। चलिए तो अब हमें देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, या तो लंब अपॉन आधार होता है। चलिए देखते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी, कितना है ए सी, ठीक है। बी बेस क्या है, पी ए पी ऐसा भी बोल सकते हैं। थीटा 2 क्या है, थीटा 2 है 45 डिग्री, ठीक है। चलिए 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1 होता है। एसी एसी कितना है, एसी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, एसी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। और ए पी कितना है, ए पी हमारा है एक्स, तो हम एक्स रख लेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे तो एक्स आ जाएगा। ए बी का वैल्यू देखिए क्या रख सकते हैं हम, 10 रख सकते हैं, बिल्कुल सही है 10 रख लेते हैं। बीसी का वैल्यू क्या है, एच है, हम यहाँ पे एच रख लेंगे। तो हमारे पास एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 प्लस एच, और एक्स की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं ऊपर। तो यहाँ पे रीजन एक और लगा लेना, बिकॉज √3 इक्वल टू 1.732 ये हमें गिवन था, तो वही से हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें पता है कि x का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, राइट, x का वैल्यू गिवन नहीं है, सॉरी हमने निकाला हुआ है। तो यह x का वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे 17.32 इक्वल टू 10 प्लस h, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 17.32 माइनस 10, माइनस करने पर 7.32 h मीटर, ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डिस्टेंस बतानी थी, क्वेश्चन में आपको बताने थी द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो हमारी ये आ गई द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पी, ये हमारे पास निकल है कितना 17.32 मीटर, ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारी क्या है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉक, द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉक इक्वल्स टू 7.32
मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और 2 क्या कहता है इस पार्ट का। द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी स्टोरेड एक बिल्डिंग है और एक क्या है, बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, मतलब टॉल बिल्डिंग से ऊंचा क्या है या हाइट किसकी क्या है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की होती है, हमें पता है। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है और इस टॉल बिल्डिंग के टॉप को देखता है और इस टॉल बिल्डिंग के बॉटम को देखता है। तो यहाँ पे 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और इस टाइप के एंगल्स जब फॉर्म होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये हो गए एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और जो हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, एंगल नीचे से ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहे थे, है ना। तो 2 एंगल फॉर्म हो रहे थे, एक 30 हो रहा था और दूसरा 45 हो रहा था। इनको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ऊपर से एंगल फॉर्म होंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएंगे, जो नीचे से फॉर्म होंगे उनको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और ऊपर से फॉर्म होंगे डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप है इसका कि एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा गया है। ठीक है, तो हमने एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना दी, एक बना दी टॉल बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से खड़े होकर कोई पर्सन इसके टॉप को देखता है इस बिल्डिंग के, तो इसका एंगल कुछ बनता है और इसके बॉटम को देखता है तो इसका एंगल दूसरा बनता है, कुछ और बनता है। ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं। फिर वो बोलता है रिस्पेक्टिवली 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 30 एंड 45 डिग्री बन रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट उसने पूछ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया। चलिए तो इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। एक बहुमंजिलीय भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, तो मैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना होगा। तो ये हम बना लेते हैं यहाँ पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। उसी के सामने हम क्या बना लेते हैं, एक टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के से कोई पर्सन देख रहा है तो एक एंगल बन रहा है उसके टॉप पर और एक एंगल बन रहा है उसके बॉटम पर। ये एंगल बन जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा कम कर देते हैं, है ना। ये अब दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस अपन ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये उसका आई साइड है, मतलब वो देखेगा हॉरिजॉन्टली साइड ये है उसका। लेकिन यहाँ से जो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है 30 और दूसरा एंगल बन रहा है 45। ठीक है, एक एंगल बन रहा है 30 और दूसरा एंगल बन रहा है 45। और फिर इनके नेमिंग उन्होंने बता दिए, नेमिंग नहीं दिए, नेमिंग अपन ले लेंगे, नेम ले लेंगे। चलिए नेम ले लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर लूंगा इसको। ये किसके इक्वल रहेगा, ये इक्वल रहेगा ए बी सी डी ई। ई ले लेता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो ई डी जो रहेगा बी सी के इक्वल रहेगा फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये तुम बोल सकते हो। अब और हमें क्या गिवन है, 8 मीटर बिल्डिंग गिवन है, इसका डिस्टेंस हमें गिवन था, है ना। कितना है ये, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग और ये एंगल्स हैं। तो ये दोनों लाइन जो है वो कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, दोनों बिल्डिंग जो है आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल रख के ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा और एक ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला साइड ले लिया, यहाँ से तुम साइड लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री एंगल, और इसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर लगाओगे तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 45 डिग्री एंगल। ठीक है, अब इस पूरे बिल्डिंग का हाइट ले लो। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का हाइट अपन लेट कर लेते हैं कि ये पूरे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का हाइट h है, h मीटर है। ठीक है, और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं कि x है। ठीक है, इतना चीज हम करने के बाद फिर हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल को आप कंसीडर कर सकते हैं।
हम यहाँ पे 1045 वाला मतलब 1045 एंगल लेके सॉल्व करते हैं फर्स्ट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हम देखते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल लिख लो। गिवन लिखना है क्या? चलिए गिवन नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 10 इन ट्राइंगल, क्योंकि गिवन क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमने फिगर में ही सारी चीजें मेंशन करती हैं। हमारे फिगर से ही चेक करने वाला चेक कर लेगा कि क्या क्या हमें गिवन है, राइट। चलिए हम सॉल्व करते हैं आप इसे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ये ट्राइंगल लिया। इस ट्राइंगल में हम लगाते हैं 10 30 लगाते हैं। इसको 31 ले लो, यहाँ पे गिवन लिख लो 31 इक्वल टू 45 और थीटा 2 इक्वल टू 30 ले लेना, ठीक है। ये थीटा 1 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट एंगल्स है ना, इस वजह से हम थीटा 1 और थीटा 2 लेके चल रहे हैं। ये बस गिवन में लिख लो, बाकी चीजें अपन वहां से देखकर लिख लेंगे। चलिए अब tan थीटा 1 इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही हम लगाते आ रहे हैं अभी अपने क्वेश्चंस में। तो इसको हिंदी में अगर देखें तो लंब बटे आधार होता है। चलिए देखते हैं परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास इस ट्राइंगल में। एबीसी में परपेंडिकुलर कितना है? एबीसी में परपेंडिकुलर एबी है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अगर किसी को नहीं पता है तो ऐसे लर्न कर सकते हैं आप, है ना। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड कितनी है? एबी है। और बेस कितना है? बेस हमारा बीसी हो जाएगा, बेस हमारा बीसी। और एंगल की वैल्यू कितनी है? थीटा 1 की। यहाँ से हम देख लेंगे थीटा 1 हमारे पास 45 है, ये हमने 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ए बी का वैल्यू अगर हम देखें तो वो है h, तो हम यहाँ पे h रख लेते हैं। और बी सी का वैल्यू देखें वो है x, यहाँ पे हम x रखते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू हमारे पास h आता है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन से हमारा आंसर आ नहीं रहा है तो हमें दूसरा सॉल्व करना होगा, मतलब दूसरा ट्राइंगल भी सॉल्व करना होगा। एक ट्राइंगल सॉल्व करने पर नहीं आया। तो अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ए ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी। अब ए ई डी में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास थीटा 2 हमने लेट किया हुआ है, ठीक है। ये 30 को हमने थीटा 2 लिया है तो हम tan थीटा 2 ले लेते हैं। यहाँ पे फिर से हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमारे पास ए ई है, ठीक है। और हमारे पास आधार कितना है? हमारे पास बेस कितना है? हमारे पास बेस हमारे पास बेस है ई डी, हमारे पास बेस है ई डी। और tan 32 की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा 2 की 30 डिग्री है, तो हमने 30 डिग्री रख लिया। अब ईडी देखिए, अगर फ्रॉम फिगर से हम देखें ईडी को, तो ईडी किसके इक्वल है? बीसी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? और ए क्या है? ए का डिस्टेंस अगर हम निकालने के लिए जाएं तो ए हमारा निकलेगा h माइनस 8 कर देंगे। अगर पूरे h में से हम 8 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा ए ई, मतलब ए ई हमारा h माइनस 8 मीटर होगा, है ना। तो यहाँ पे ए ई के प्लेस में हम क्या पुट करने वाले हैं? h माइनस 8, ठीक है। ईडी किसके इक्वल होगा? ईडी होगा बीसी के इक्वल, तो हमने ये बीसी लिख लिया। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो बिकॉज ईडी इक्वल्स टू बीसी, ये हमने रीजन डाल दिया, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। इसे सॉल्व कर लो, बीसी का वैल्यू x आया तो x इक्वल्स टू हो गया तुम्हारे पास, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो। रुक जाओ, एक स्टेप अभी क्लियर लिख दें, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। h माइनस 8 और यहाँ पे x आ गया। अब x का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो x इक्वल्स टू हो जाएगा √3h माइनस 8√3, ठीक है। h किसके इक्वल है? x किसके इक्वल है? h के। तो हम यहाँ पे h इसको ट्रांसपोज यहाँ कर लो, माइनस √3h इक्वल्स टू माइनस 8√3, इतना है हमारे पास, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो वाला इक्वेशन बन रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए हमने x की जगह में h रख दिया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? √3h माइनस h इक्वल्स टू माइनस 8√3। माइनस से माइनस कट कर लेते हैं हम, तो हमारे पास ये आ जाता है। और यहाँ से h भी कॉमन निकाल दो तो √3 माइनस 1 h इक्वल्स टू 8√3।
इसको अपॉन में लेकर जाते हैं तो h इक्वल टू 8√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ठीक है, √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 का हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे यहाँ पे। चलिए रैशनलाइजेशन करो √3 का, यहाँ पे हम कर लेते हैं, इधर हमारे पास प्लेस है, √3 का रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो 8 h इक्वल्स टू 8√3। रैशनलाइजेशन सभी को पता है, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, हर का परिमेय, ये ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन बदल जाएगा, है ना। रैशनलाइजेशन मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और बट उसका साइन बदल देंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड √3 प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 8 √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 8 इंटू 3, है ना, इसका मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा और 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 8√3 आ जाएगा। और नीचे कितना, ये लग गया तुम्हारे पास फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे तो ये बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर पे तुमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन आ गया, यहाँ से 8 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा 3 प्लस √3। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करने पर कितना आएगा, √3 का करोगे 2 आएगा, √3 का करोगे कितना आएगा बताओ, √3 का सॉल्व करने पर इधर √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस 1 रहेगा। इसको अपन और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, 8 8 कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे √3 का 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 आया, फिर ऊपर कितना बचा हमारे पास है 3 प्लस √3 और नीचे 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 से ये कट कर दोगे तो कितना आएगा 4 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 3 प्लस √3 मीटर। ये किसका वैल्यू निकल आया, h का वैल्यू निकल आया। किसका वैल्यू निकल आया, h का, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यह हमारा h का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब h किसके इक्वल था, x के इक्वल था, इस वजह से x का वैल्यू भी क्या होगा बताइए, x का वैल्यू भी यही होगा, x का आंसर भी यही होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 4 3 प्लस √3 मीटर। तो आपका एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है, क्या बोला था, चलिए देखते हैं। हमें बोला था कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना था, तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी, 4 इंटू 3 प्लस √3। तो द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ये हो जाएगी h की जो वैल्यू निकल के आई है और x क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये आंसर आप लास्ट में लिख सकते हैं वर्ड में, यहाँ पे प्लेस नहीं है इस वजह से हम नहीं लिख रहे हैं, बाकी हमारे आंसर आ चुके हैं।